वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.3 आज सॉल्व करनी है हम लोगों को। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, पूरा इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। लिखा है दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण √3 एवं √2 हैं। दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके परिमाण √3 और 2 दिए गए हैं। यानी कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है √3 के बराबर और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है 2 के बराबर। ए डॉट बी की वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है √6। तो ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात करिए। आपको ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। अगर हम ये मान लें कि ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो हमको थीटा मालूम करना है कोई फॉर्मूला आपके पास जो थीटा निकलवा सके? थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। कॉस इनवर्स ए डॉट बी की वैल्यू क्या लिख देंगे? √6 मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, 2 का गुणा √3 से करेंगे 2√3। ये कॉस इनवर्स √3 से √6 को कैंसिल कर सकते हैं, यह आ जाएगा √2 अपॉन 2। √3 से √6 को कैंसिल किया ना, 3 2 6, फिर √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन √2। 1 अपॉन √2 वैल्यू आती है कॉस 45 डिग्री की। तो कॉस इनवर्स कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मैथमेटिक्स में आप इससे पढ़ा है। तो ये 45 डिग्री, इसका मतलब दोनों सदिशों के बीच का कोण कितने डिग्री का आएगा? 45 डिग्री, या π/4 भी लिखा जा सकता है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पे दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वेक्टर ए दिया गया है और एक वेक्टर बी दिया गया है। i-2j + 3k, i-2j + 3k, कैप सबके ऊपर लगी हुई है। दूसरा है 3i-2j + k, 3i-2j + k। क्वेश्चन में बोला गया है इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आपको, जब दो सदिशों के बीच का कोण पता लगाना हो तो आपको 3 चीजें चाहिए। ए डॉट बी चाहिए, आपको मॉडुलस ऑफ ए चाहिए, मॉडुलस ऑफ बी चाहिए। और इन तीनों में सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आप ए डॉट बी निकालिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए की जगह i कैप -2j कैप + 3k कैप डॉट, वेक्टर बी की जगह पर है 3i कैप -2j कैप + k कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आई वाले को आई वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -2 मिलके +4 और 3 1 कम 3। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का मान कितना आएगा? इसका मापांक √ फॉर्मूला आप जानते ही हो, 1 + 4 5 और 9 14। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आएगी? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी 3 × 9 4 13 और 1 14, इसका भी √14 आ जाएगा। दोनों के बीच का आपको कोण चाहिए, इसलिए आप फिर से फॉर्मूला लगाइए। cos थीटा = वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी की वैल्यू बेटा आई है 10, ए मॉड ऑफ बी, दोनों की वैल्यूज √14 है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 14। 2 5 are 10, 2 7 are 14। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 5/7। ये आंसर आ जाएगा दो दिए गए सदिशों के बीच का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यही आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे है सदिश i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप ज्ञात करिए। पहले वाले को वेक्टर a मान लेते हैं i + j, दूसरे वाले को वेक्टर b मान लेते हैं
वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। उन्होंने बोला वेक्टर आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप। आई प्लस जे पर मतलब ए पर, आई माइनस जे का प्रक्षेप मतलब बी का प्रक्षेप। तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप बताएंगे। क्या फॉर्मूला यूज करें हम इसके लिए? ए पर बी का प्रक्षेप पता लगाना है। तो ऊपर तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहेगा, अपॉन में क्या आएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेरी गुड। जिस पर प्रक्षेप चाहिए उसका मॉडुलस नीचे आएगा। ए डॉट बी, ए की जगह पर लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप, डॉट बी की जगह पर है आई कैप माइनस जे कैप। मॉडुलस ए की वैल्यू निकालोगे √2 के बराबर आएगी। ए का मापांक निकालिए, √2 मिलेगा आपको। डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई के गुणांक को आई के गुणांक से 1, जे के गुणांक को जे के गुणांक से -1 अपॉन √2। इस तरह से इसकी वैल्यू 0 आ गई। देखिए 1 - 1 कैंसिल हो गया ना। अब ये प्रक्षेप 0 आ गया, प्रक्षेप 0। इसका क्या मतलब है प्रक्षेप 0 है? प्रक्षेप का मतलब हमने आपको बताया था, बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर ये एक वेक्टर है वेक्टर बी और ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, इसका इस पर प्रक्षेप निकालना है। क्या मीनिंग है इसका? कि यहां से अगर हम ऐसे लंबवत लाइट ऊपर से डाल रहे हैं तो इसका कितना शैडो बनेगा, जाके यहां पर ये इतना शैडो बनेगा। तो ये जो लेंथ होती थी ये ए का बी पर प्रक्षेप बोला जाता था। अब यहां तो प्रक्षेप ही 0 है। ऐसा कब होगा कि हम ऊपर से लंबवत लाइट डालेंगे और ए पर बी का जो प्रक्षेप आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसा तो तभी हो सकता है ए पर बी का प्रक्षेप, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी हो, बिल्कुल लंबवत ऐसे हो। अब ऊपर से अगर आप लाइट डालेंगे तो इसका प्रक्षेप यहां कितनी लंबाई का बनेगा? 0। नहीं समझ में आई बात आपको? अरे बिल्कुल सिंपल है यार। आप यहां पर ऐसे खड़े हैं, साइड में बल्ब लगा है तो आपकी शैडो आती है, कुछ लंबाई की बनती है। लेकिन अगर बिल्कुल सीध में यहां बल्ब लगा है तो कितनी लंबी शैडो बनेगी आपकी? 0। तो ठीक है, यहां भी तो 0 आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों ही परस्पर कैसे हैं? लंबवत हैं। और वैसे भी पता चल रहा है क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया था। ठीक है, तो अगर दो सदिश परस्पर लंबवत होना, ऐसी सिचुएशन पर एक सदिश का दूसरी सदिश पर प्रक्षेप हमेशा कैसा मिलता है? 0 मिलेगा आपको। अब आप बताइए ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट 4th नंबर पे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सदिश इसका सदिश इस पर प्रक्षेप ज्ञात करिए। दो सदिश हैं, मैं लिख देता हूं। वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है i + 3j + 7k, i + 3j + 7k, and vector b is given by 7i - j + 8k, 7i - j + 8k, 7i - j + 8k पर प्रक्षेप ज्ञात करिए। कितना इजी क्वेश्चन है भैया। इसका इस पर प्रक्षेप पता लगाना है, मतलब वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप आपको मालूम करना है। क्या फॉर्मूला होगा बताइए? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब ये मुझे बताइए, क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? आपको ए डॉट बी निकालना नहीं आता है? आता है। आपको मॉड ऑफ बी निकालना नहीं आता है? आता है। तो जब दोनों चीजें आती हैं तो फिर आपको भिन्न में रखना भी आएगा, और अगर भिन्न में रखना आएगा तो यकीन मानिए आपका आंसर भी आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि दिए हुए 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। अरे वाह, अगर 3 सदिश दिए गए हैं और आपको प्रूव करना है कि मात्रक सदिश है, व्हाट इज द मेन रिकॉग्निशन ऑफ यूनिट वेक्टर? मेन उसकी पहचान क्या होती है यूनिट वेक्टर की? उसका मापांक कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो तीनों के मापांक निकाल के देखो, अगर 1 1 1 आ जाते हैं तो तीनों यूनिट वेक्टर हो गए। नहीं समझ में बात आई आपको? आया? जैसे
मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं। वेक्टर ए की वैल्यू है 1/7, सब में 1/7 है। 2 + 3 + 6, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू है 1/7, 3i - 6 + 2, 3i - 6 + 2k कैप। और वेक्टर सी अगर लिखेंगे, दिस इज अगेन 1/7, 6i कैप प्लस 2j कैप, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यह दर्शाइए कि तीनों मात्रक सदिश है। अच्छा, एक और चीज है, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। चलिए कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो क्या दिखाना है कि ये सभी कैसे सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं। मात्रक सदिश अगर होंगे तो तीनों का मापांक कितना आना चाहिए, 1 के बराबर। तो हम सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा भाई, वेक्टर ए का मापांक कैसे निकालोगे, मॉडुलस लेना है तो 1/7 का मॉडुलस कितना आएगा, 1/7। 1/7 में मापांक लगाओगे तो 1/7 ही तो रहेगा, इसमें मापांक लगाओगे। वेक्टर का मापांक कैसे निकालते हैं आप, √, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर, k के गुणांक का स्क्वायर। 36 × 4 = 40, 9 49, 49 का वर्गमूल 7/7, 1। तो वेक्टर ए का मापांक कितना आ गया, 1। क्या पता चलता है इससे कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। इसी तरह से आप वेक्टर बी का मापांक निकालेंगे। अब बताइए क्या आवश्यकता है कि मैं निकाल के दिखाऊं आपको, कर लेंगे आप। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई कि हम 1/7 का कुछ नहीं कर रहे हैं, 1/7 को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। पता नहीं चला आपको, नहीं? अरे यार ये कितना आसान है। आप मापांक निकालोगे ना, तो जब इसमें मोड लगाओगे 1/7 का मोड कितना मिलेगा आपको, 1/7 ही तो मिलेगा, इसलिए तो हम 1/7 लिख रहे हैं। अब बी और सी इन दोनों के मापांक हम नहीं निकाल रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है कि ये काम आप करिए, ठीक है ना। कर लेंगे या आपको डाउट है कि हम नहीं कर पाएंगे, आ जाएगा ना। ओके, अभी एक काम और भी करना है, सिद्ध करिए कि दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। अगर ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है ना, तो आपस में इन सबका डॉट प्रोडक्ट कैसा आ जाना चाहिए, 0। ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से, सबके आपस के डॉट प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालेंगे, फिर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए निकालेंगे। और तीनों के मान कैसे आने चाहिए, 0। वेरी गुड। ए डॉट बी, ए की जगह पर क्या आएगा, 1/7। ये ना इसको नीचे लिखते हैं, ऊपर हमें उतनी जगह नहीं मिल पाएगी। ए डॉट बी 1/7, ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट 1/7 और बी पे है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब 1/7 का तो हम 1/7 से करके 1/49 बना लेंगे, क्योंकि अचर का अचर से होगा, सदिश का सदिश से डॉट प्रोडक्ट होगा। 2 × 3 = 6 माइनस 3 × 6 = 18 प्लस 6 × 2 = 12, 12 × 6 = 18 माइनस 18 0। ए डॉट बी अगर 0 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि इसी प्रकार दर्शाया जा सकता है, क्या दर्शाया जा सकता है कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 तथा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। अर्थात ए बी के लंबवत है, बी सी के लंबवत है और सी ए के लंबवत है।
या भी दर्शाए गए सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। नहीं समझ में आया? बी डॉट सी करके देखो। अच्छा, बी डॉट सी, बी डॉट सी, 3 चंग 18 -12 -6, ठीक है, आ जाएगा। सी डॉट ए करके देखो, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 12 6 18 -18। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे आप प्लीज, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। ये इसकी वैल्यू 8 के बराबर दी गई है। ओ आई एम सॉरी, मॉड ए का मान आपको दिया गया है 8 इंटू मॉड बी, तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू और मॉडुलस ऑफ बी दोनों ही ज्ञात करने हैं आपको। ए का मापांक भी मालूम करना है और बी का मापांक भी आपको मालूम करना है। चलिए इसको सॉल्व करिए। आपको याद है कल इसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। इसकी वैल्यू आई थी मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू है 8 इंटू मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस ऑफ ए का मान है 8 इंटू मॉडुलस ऑफ बी। इसकी जगह पर हम उसे लिखेंगे, तो मॉडुलस ऑफ ए की जो भी वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 इंटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 64 बी स्क्वायर में एक बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। 63 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63, ठीक है ना? 8 इंटू मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका तो आ जाएगा 2√2 और ये √63। ये मॉड ऑफ बी की वैल्यू निकल करके बेटा आएगी। अब आपको इसका भी कर ले। चलो अच्छा, 9 सत्ते 63 आप कर सकते हैं, तो 9 सत्ते 63 का 3√7, 2√2 और इसका 3√7। अब ठीक है ना? ये मॉड ऑफ कैंसिलेशन तो कुछ हो नहीं पाएगा, यही आंसर आपको देना पड़ेगा। ये मॉड ऑफ बी का मान आ गया। आपको मॉड ऑफ ए चाहिए, मॉड ऑफ ए चाहिए तो मॉड ऑफ बी में 8 का गुना करवा दीजिए इसमें, इसलिए मॉडुलस ऑफ ए मॉड ऑफ बी में 8 का गुणा करवाइए तो क्या बन जाएगा? 16√2 बटे 3√7। देखिए जरा, यही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है ना? मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी दोनों के मान हमने निकाल लिए भाई। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। कर तो लिया, क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ में आया आपको? आ गया सभी को? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यदि नहीं 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b का मान ज्ञात करिए। देखिए 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b, 2 वेक्टर a प्लस 7 वेक्टर b, इसका मान ज्ञात करिए। डॉट प्रोडक्ट आपको करवाना है। चलिए करिए, हेल्प करिए हमारी। 3a को इससे करेंगे, क्या लिखा जाए? 3 दूना 6 और वेक्टर a डॉट वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर a स्क्वेयर। फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस 3 7 21 a डॉट b। अब -5b का इससे करेंगे तो -5 दूना 10 वेक्टर b डॉट वेक्टर a। फिर इसका इससे करेंगे तो -35 मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर, 6 मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर -35 मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर। और आप तो ये जानते ही हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम वैल्यू रखते हैं, तो ये 21 ए डॉट बी है और ये 10 ए डॉट बी है, वो भी माइनस का। तो क्या बचेगा? 21 माइनस 10 कर दीजिए, 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बस यही जवाब आ जाना चाहिए, और तो इसका कुछ हो नहीं सकता है।
आ रहा है? ठीक। 8th नंबर क्वेश्चन, दो सदिशों A और B के परिमाण ज्ञात करिए यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। इतनी सारी चीजें आपको करना क्या है, दो सदिशों A और B के परिमाण ज्ञात करने हैं। आप सबसे पहले लिख लेते हैं वेक्टर A का भी मापांक हमको बताना है और वेक्टर B का मापांक भी हमको मालूम करना है यदि इनके परिमाण समान है। अब देखो ये भी दे दिया गया, दिया क्या है हमको, दिया है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B दिया है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री का है। एक काम कर लीजिए, इसको ना आप x मान लीजिए, बार बार हम मॉड A B लिखेंगे, हम इसकी जगह x लिखना शुरू कर देंगे और मॉड ऑफ वेक्टर A निकालना है मतलब हमें x निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर B निकालना है मतलब हमें x निकालना है। ये हमने मान ही लिया। इनके बीच का कोण 60 डिग्री का दिया गया है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है और अदिश गुणनफल 1/2 है। अदिश गुणनफल का मतलब हुआ वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 1/2। अब ये बताइए समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब आप क्या करिएगा कि कुछ भी कर दीजिए, कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए। अब कोई भी का मतलब है वेक्टर A डॉट B लगा दीजिए या आप सीधे सीधे कॉस थीटा का सूत्र अप्लाई करिए, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम A डॉट B लगा देते हैं। वेक्टर A डॉट वेक्टर B का वैल्यू होती है मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज A डॉट B? A डॉट B इज 1/2। मॉड ऑफ वेक्टर A इज x, मॉड ऑफ वेक्टर B इज अगेन x, कॉस थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, ओके। 1/2 इज इक्वल टू x स्क्वेयर, कॉस 60 इज अगेन 1/2। 2 से 1/2 से 1/2 कैंसिल, x स्क्वेयर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1 किया 1 केवल प्लस 1। क्यों? क्योंकि x मॉड A और B के मापांक हैं इसलिए प्लस लिखेंगे। x का मान निकल करके आ गया है। अगर x निकल के आ गया तो आपको नहीं लगता कि A का मापांक भी आ गया है और B का मापांक भी आ गया है, दोनों के मापांक सेम है। Therefore modulus of vector A is 1 and modulus of vector B is also 1। समझ आया कि नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चंस है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बताते चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, A, B और C दिए गए हैं। पहले हम नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन, अच्छा 8 के बाद 9 आता है क्या? अच्छा भाई, मैंने सोचा 3 आ जाता है सीधे। 9 में लिखा यदि एक मात्रक सदिश A के लिए, देखिए क्या दिया है उन्होंने, एक मात्रक सदिश A के लिए, कहने का मतलब A एक मात्रक सदिश है। अगर A एक मात्रक सदिश है तो हमें इससे कन्वीनियंस मिलता है कि इसका मापांक कितना रहेगा, फिर तो 1 रहेगा। एक मात्रक सदिश A के लिए x माइनस A डॉट x प्लस A इज इक्वल टू 12। वेक्टर x माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर A इज इक्वल टू 12। पूछा जा रहा है कि मॉड ऑफ x का मान कितना होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। मॉड ऑफ वेक्टर x की वैल्यू क्या होगी? अब बताइए इसकी वैल्यू पहले बोलिए कितनी आएगी। मॉड ऑफ वेक्टर x होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। हम देखो सॉल्व नहीं करेंगे, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर ही लोगे, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर लिया करो यार। देखो मॉड ऑफ a की जगह पर क्या लिख दोगे, 1 का स्क्वायर कर दोगे, फिर उधर भेज दोगे, 13 आ जाएगा, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू √13 आ जाएगी। इसमें कौन सा बहुत बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़ रहा है। अभी 10 आ गए हैं जिसमें 3 वेक्टर्स आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c। वेक्टर a इज गिवन
2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर बी में दिया गया है माइनस आई प्लस 2j प्लस k, माइनस आई प्लस 2j प्लस k। वेक्टर सी की वैल्यू दी गई है 3i प्लस j, 3i प्लस j। बउआ हो देख रहे हैं भैया आप, ये ए बी और सी के मान दिए हैं। इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, ये भी दिया गया है। देखो a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, मतलब a प्लस लैम्डा वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। तो लैम्डा का मान ज्ञात करिए। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ज्ञात करना है। देखिए ऐसे ही आप सिस्टमेटिकली लिख सकते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में पढ़ करके कि लैम्डा हमें ज्ञात करना है। अब कैसे करिएगा आप? सबसे पहले आप a प्लस लैम्डा बी निकालिए, और ये c पर कैसा है? लंब, क्योंकि ये वेक्टर इस वेक्टर पर लंब है, और जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0 आना चाहिए। सॉल्यूशन, क्योंकि वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, देयरफॉर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b डॉट वेक्टर c शुड बी इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दिया। अब डॉट प्रोडक्ट वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, उसके मुताबिक इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? इसकी वैल्यू बन जाएगी a डॉट c प्लस लैम्डा इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? अब इसको उधर भेजिए। इस तरह से लैम्डा की वैल्यू वो आ जाएगी माइनस a डॉट सी अपॉन बी डॉट सी, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको उधर भेजेंगे, ये उधर जाके माइनस हो गया, फिर लैम्डा के साथ ये गुणा में है, ये भाग में चला गया। अब हम नहीं करेंगे आगे सवाल, आप क्योंकि आप कर लेंगे, ठीक है ना। आप क्यों नहीं करोगे? आप जानते हैं इसलिए नहीं करेंगे हम। आपको लगेगा कि नहीं आएगा हमको, तो हम करके दिखा देंगे। आप a का c से डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे, आप b का c से डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे, ये अपॉन ये करोगे, फिर लैम्डा निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए प्लीज इससे जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद और आगे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर a और वेक्टर b के लिए। शून्येतर सदिशों मतलब ऐसे सदिश जो शून्य नहीं है, नॉन नेगेटिव वेक्टर। शून्येतर का मतलब शून्येतर नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है ना। शून्येतर को बोलते हैं नॉन जीरो। तो शून्येतर सदिश का मतलब नॉन जीरो वेक्टर। तो दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b ऐसे हैं जो कि नॉन जीरो वेक्टर हैं, उनकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। उनके लिए आपको दिखाना है कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर a कॉमा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b माइनस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर a पर लंब है। मतलब दो सदिश है वेक्टर a और वेक्टर b, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। अब आपको यह शो करना है कि ये वाला जो वेक्टर है ये इस वाले वेक्टर के लंबवत है, ये आपको दर्शाना है, सिद्ध करके दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये इस पर लंबवत होगा तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा के देखेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर a, ये ले लेंगे वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इससे। मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b माइनस मॉड ऑफ वेक्टर b
इंटू वेक्टर ए। चलिए करिए डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट करने में हमारी हेल्प भी करिए। इसमें बताइए हम कैसे करें डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले इस टर्म को इस टर्म से करना है, क्या लिखा जाए? बहुत ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला कि डॉट जब आप करेंगे तो वेक्टर का वेक्टर से डॉट होगा। अगर वेक्टर के साथ कोई अदिश नंबर है, कोई अचर नंबर है, तो अचर का अचर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अभी आप गौर से देखिए, इस टर्म में ये अचर है, ये वेक्टर है, इस टर्म में ये अचर है, ये वेक्टर है, देख रहे हैं आप। और एक अचर का एक सदिश से गुणा होकर सदिश ही तो बनता है, तो ये पूरा टर्म एक सदिश है। ये भी ऐसा ही है। अब इसका गुणा इससे करिएगा तो क्या आएगा? मॉड ए का मॉड ए से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब देखो ध्यान से, मॉड ऑफ ए का तो मॉड ऑफ ए से हो गया, डॉट बी का बी से होगा, क्योंकि ये सदिश हैं। ए और ए में मॉड लगा है, ये वेक्टर नहीं है, ये सिंपल से नंबर है, तो ये नंबर का नंबर से हो गया। अब ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो ये आया वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। नहीं समझ में आया? और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी की वैल्यू भी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बन जाती है। याद है ये चीज आपको? तो आप चाहें तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो अचर का अचर से हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा मॉड ए इंटू मॉड्यूलस बी। अब वेक्टर बी का ए से डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये बन जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इनमें डॉट नहीं लगेगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नंबर्स का जैसे होता है। अब इसकी बारी इससे है, बताइए मैं क्या लिखूं? अब तो समझ में आ गया होगा। इसको इससे करोगे मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, अचर का अचर से हो गया, ए का बी से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये बना लेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसका इससे करना है तो मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी, माइनस आ जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ए का ए से डॉट प्रोडक्ट होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। अभी आप देखिए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि सेम टर्म है। इसमें भी आप देखें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, बी डॉट ए बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो क्रम विनिमय होता है ना। तो ये टर्म भी तो सेम है। अगर दोनों टर्म सेम है, एक माइनस एक प्लस है, तो कट के क्या हो जाएगा? जीरो। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया है। हम कह सकते हैं कि दिए गए दोनों सदिश परस्पर लंब हैं। स्पष्ट है, स्पष्ट है कि दिए गए दोनों सदिश, स्पष्ट है कि दिए गए दोनों सदिश परस्पर, दिए गए दोनों सदिश परस्पर लंब हैं। बहुओं, कुछ बात समझ आ रही है आपको? इनका गुणा करना समझ आया कि नहीं आया? अदिश अचर नंबर का अचर नंबर से गुणा होगा, कोई डॉट वॉट का मतलब नहीं है। समझ रहे? वेक्टर का जब वेक्टर से होगा फिर डॉट उनके बीच लगेगा। ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर पे दिया गया है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आप बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप एक काम करिए, सबसे पहले ये देखिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू 0, ये कब हो सकती है? दो सदिशों का डॉट गुणन 0 हो सकता है। देखिए एक बड़ी अच्छी चीज है, यदि आप याद रख लीजिए कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 है, इसका क्या मीनिंग है? इसके दो मतलब हैं। मतलब ये है कि या तो वेक्टर ए 0 होगा या तो वेक्टर बी 0 होगा। अगर दोनों में से कोई 0 नहीं है, दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं,
तो फिर ए डॉट बी जीरो तभी हो सकता है जब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, अर्थात दोनों परस्पर लंबवत हो। तो दो सदिशों का डॉट गुणन जीरो कब हो सकता है? आंसर है या तो ए या बी में से कोई एक जीरो हो जाए तो भी डॉट गुणन जीरो हो जाएगा, और अगर दोनों ही जीरो नहीं है, दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो फिर उनके बीच का कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, तो भी वो दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो जाएंगे। उनका डॉट गुणन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसको देखकर बताइए, ए और ए का डॉट गुणन जीरो है, ऐसा कब हो सकता है? या तो दोनों परस्पर, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर अगर ए है तो दूसरा भी तो ए ही ले रहे हैं। एक वेक्टर खुद अपने ही लंबवत नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। इसको देख के हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेक्टर ए की वैल्यू कैसी आएगी? जीरो आ जाएगी। तभी ए डॉट ए का मान जीरो हो सकता है, नहीं तो ए डॉट ए का मान जीरो नहीं आ सकता है। अच्छा, ए डॉट बी जीरो कब हो सकता है? ए डॉट बी जीरो हो सकता है या तो वेक्टर ए जीरो हो या तो वेक्टर बी जीरो हो, और अगर दोनों ही जीरो नहीं है तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखिए, इससे पता चल गया था कि ए तो जीरो है। अगर ए जीरो है तो फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? जीरो। अब उन्होंने पूछा है कि बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बी के बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बी एक नॉन जीरो वेक्टर हो सकता है और बी जीरो भी हो सकता है। तो ए डॉट ए जीरो होगा, उसकी ये कंडीशन है। ए डॉट बी जीरो होगा, उसमें ये शर्तें आ सकती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर वेक्टर ए जीरो ही आ गया है, वेक्टर ए का मान अगर जीरो है ही, तो फिर बी का मान कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमेशा ही कैसी आएगी? जीरो। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर बी का मान चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा वेक्टर हो बी या छोटा वेक्टर हो बी, चाहे कुछ भी मान हो, पर ए डॉट बी करने से जीरो आना ही आना है, क्योंकि ए जीरो के बराबर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13, और ये कंडीशन भी आपको याद रखना है कि ए डॉट बी अगर जीरो है तो उसकी दो शर्तें ये हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे है, यदि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करिए। ये आपको पता लगाना है भाई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको हटाए दे रहे हैं। लिखा हुआ है ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है। पहली बात तो ये देखिए कि ए बी सी तीनों ही मात्रक सदिश हैं। अगर तीनों ही मात्रक सदिश हैं तो ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक और वेक्टर सी का मापांक तीनों किसके बराबर आएंगे? एक के बराबर। और यह भी दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमको दिया है। तो बोला जा रहा है तो ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए का मान ज्ञात करना है, आपको ये काम करना है। ठीक है ना? कैसे करिएगा ये काम आप? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, हम एक काम कर देते हैं। देखो, ये जो हमारी दी गई है ना, एक जो चीज हमको दिया गया है, हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर कर देंगे, या तो ये किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। अब देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान कितना है? जीरो। तो इसका मॉड भी कितना होगा? जीरो। उसका स्क्वायर भी कितना आएगा? जीरो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर किया और वो जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू जीरो दी गई है। क्या बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको?
ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का होल स्क्वायर आपने यूज किया, क्या वैल्यू आई थी उसकी? आई थी मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आया था। अभी ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? अब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी तीनों ही भैया किसके बराबर है? 1 के बराबर। इसकी जगह 1 लिखेंगे, स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूरा यहां से यहां तक मिला करके ये क्या बना लेगा? 3। इस 3 को हम उधर भेज देंगे, -3 हो जाएगा। इन सब से हम 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन कर लिया तो अंदर में बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और उधर जाकर कितना हो गया? -3। बउआ समझ नहीं आया आपको? अच्छा, तो 2 उधर भेज दीजिए, तो यह आ जाएगा ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इट विल बी इक्वल टू -3/2। ये आंसर आ जाएगा और यही आपसे पूछा जा रहा था। देखिए समझ आया कि नहीं आया? नोट कर लें, इसके बाद आगे करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 पे है कि यदि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर 0, वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर 0, तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला इन्होंने वेक्टर a का मान वेक्टर 0 के बराबर है, वेक्टर b की वैल्यू वेक्टर 0 के बराबर है, अथवा तब a डॉट b का मान 0 आता है। कहने का मतलब यूं कि अगर वेक्टर a 0 है या वेक्टर b 0 है, ऐसी हालत में a डॉट b जब जब निकालोगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0। अगर a 0 है अथवा b का मान 0 है, कहने का मतलब इन दोनों में से अगर कोई एक भी सदिश का मान 0 के बराबर है, तो जब भी आप उन दोनों का अदिश गुणनफल निकालने जाओगे श्योर उसकी वैल्यू 0 ही आनी है। अब उन्होंने बोला परंतु विलोम का सत्य होना जरूरी नहीं है, मतलब इसके विलोम का सत्य होना जरूरी नहीं है। ये एक उदाहरण के द्वारा पुष्टि कीजिए। विलोम का सत्य होना, इसका विलोम है क्या? पहले ये देखो, विलोम का मतलब उल्टा। इन्होंने बोला a 0 हो अथवा b 0 हो और तब a डॉट b 0 होगा। अब इसका विलोम क्या बनेगा? पहले इसका विलोम देखिए। विलोम ये है कि यदि a डॉट b 0 है, a डॉट b का मान 0 है, a डॉट b का मान 0 है, तो उन्होंने कहा कि आवश्यक विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। यदि a डॉट b 0 है तब वेक्टर a बराबर वेक्टर 0 अथवा वेक्टर b बराबर वेक्टर 0। हमने सिद्ध नहीं किया, हमने केवल उसका विलोम लिखा है बस, कि अगर दो में से कोई भी एक सदिश 0 हो जाएगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। इसका विलोम हमने विलोम लिखा केवल कि अगर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तब या तो a 0 होगा या b 0 होगा। अब वो बोल रहे हैं ऐसा होना आवश्यक नहीं है। कैसा होना आवश्यक नहीं है? कि अगर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। ये जरूरी बात नहीं है, ये सब झूठ मूठ की चीज है, समझ रहे? ये सब केवल मोह माया है बस, कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है तो उन दोनों में से किसी एक सदिश को 0 होना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अगर इनके बीच का कोण भी 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों 0 नहीं भी होंगे तो भी डॉट प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा? 0। तो ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। अब इन्होंने बोला कि ये बात
ये बात तो हम भी बता रहे हैं कि सही नहीं है, पर इसको एक एग्जाम्पल से आप प्रूव करके दिखाइए। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें माना वेक्टर ए वेक्टर बी, कुछ भी आप मान लो, ऐसे दो सदिश मान लो जिनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। कोई भी ले लीजिए, ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और वेक्टर बी ले लेते हैं 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, 6 माइनस 18 12। ठीक है, देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए अगर इतना है इंप्लाइज दैट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0। वेक्टर बी की वैल्यू इतनी है इंप्लाइज दैट वेक्टर बी इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। ना तो वेक्टर ए 0 है ना वेक्टर बी 0 है, पर अगर आप ए डॉट बी निकालने जाओगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, 0। आप करके देख लीजिए, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। 3 दूना 6 माइनस 6 तियां 18 प्लस 6 दूना 12, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आएगी 0। अब आप देख रहे हैं कि ए डॉट बी 0 है, पर ना तो ए 0 है और ना ही तो बी 0 है। तो ए डॉट बी अगर 0 है तो यह जरूरी नहीं है कि ए या बी में से किसी एक को 0 होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ए या बी में से कोई 0 है तो श्योरली ए डॉट बी का मान 0 के बराबर आएगा ही। पर अगर ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब यह नहीं होता कि ए या बी में से किसी को 0 होना पड़ेगा। ए और बी में से कोई 0 नहीं होगा, फिर भी ए डॉट बी 0 आ सकता है। आप देख रहे हैं आ गया यहां पर। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हमने इसको आपको दिखाया। तो ठीक है, फिर आज हम लोग 14 नंबर तक रख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में केवल 18 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे लगा लेते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हमको इंट्रोडक्शन भी पढ़ने को मिलेगा। एक्सरसाइज 10.4 का 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो ठीक है, फिर आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।